गाइज, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th बायो का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो बेसिकली हम लोग जो है वो एनिमल टिश्यू पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। तो इससे पहले कि हम लोग टिश्यू को समझे, सबसे पहले हम थोड़ा सेल के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सेल एक मिनट देख लेती हूँ आ रहा है कि नहीं कैमरे में। आ रहा है। तो देखिए, सेल के बारे में आपको पता होगा, आप जानते भी होंगे। हम कहते हैं ना, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जो सेल है वो लाइफ की बेसिक यूनिट है। मतलब लाइफ होने के लिए सेल का होना जरूरी है। सेल है तो ही लाइफ है। अभी एक सेल है तो भी लाइफ है, एंड बहुत सारे सेल हैं तो भी लाइफ है। जैसे कि अब एक सेल है में आप यहाँ पे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात कर सकते हैं, है ना, यूनिसेल्युलर। अभी आप देखो कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनके पास क्या है, एक सेल ही तो है। इनकी जो बॉडी है वो सिर्फ एक सेल की बनी है। मतलब सोच सकते हो, एक सेल, यही एक सेल इनका जो है पूरा बॉडी है। अब इसी एक सेल से ये अपनी लाइफ के सारे जो भी एसेंशियल फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है, ये करते हैं। मान लो ये कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी जो है वो एक सेल से बनी है, एक कोशिका से बनी है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव। अभी मान लो इसको डाइजेशन करना है तो इसी एक सेल से करेगा भाई। तो इसको रेस्पिरेशन करना है इसी एक सेल से करेगा, इसको रिप्रोडक्शन करना है इसी एक सेल से करेगा। जाहिर सी बात है, इसके पास है ही एक सेल, तो इसको ही तो सारे काम करने होंगे। तो हमने क्या सीखा कि लाइफ होने के लिए सेल का होना बहुत जरूरी है। अभी एक सेल है तो भी लाइफ है, बहुत सारे सेल्स है तो भी लाइफ है। एक सेल में आपने यूनिसेलुलर का एग्जांपल लिया, तो कम से कम जो बॉडी है वो एक सेल की होनी चाहिए, तभी जाके हम उसको क्या कहेंगे, लिविंग। एक सेल से कुछ भी कम है तो हम तो उसको लिविंग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो लिविंग होने के लिए बॉडी जो है वो कम से कम एक सेल का होना जरूरी है। अभी सेल के बारे में देखो, मैं कुछ लिखती हूँ, इसको मैं मिटा देती हूँ। एक मिनट देखो, आपने एक मिनट, ये तो ब्लिंक गया। एक मिनट सॉरी, वो मैं भींगा कपड़ा से मैंने पोंछ दिया तो ब्लिंक गया था। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो, सेल के बारे में आपने सुना भी होगा कि हम कहते हैं ना सेल को, सेल इज द स्ट्रक्चरल, मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ ताकि आपको दिखे, एंड फंक्शनल सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस सेल को हमने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का, स्ट्रक्चरल का क्या मतलब है, स्ट्रक्चरल को हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक, एंड फंक्शनल को हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक। तो सेल को हमने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला। अगर मैं यहाँ पे नहीं दिखूंगी तो मेरा हाथ दिखेगा, मैं अगर इधर आ जाऊँ तो, है ना। तो सेल को स्ट्रक्चरल क्यों कहा, आइए समझते हैं। देखिए, इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव हैं, है ना, सबकी बॉडी जो है वो सेल की बनी है। जितने भी जीव हैं उनकी बॉडी में सेल है, उनकी बॉडी सेल से बनी है। तो हम कह सकते हैं ना कि चाहे कोई सा भी जीव है, उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सेल ने बनाया है, तो सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, है ना। अब ये कि फंक्शनल क्यों कह रहे हैं कि देखो भाई, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जितने भी काम कर रहा है, अपने जितने भी फंक्शन कर रहा है, वो सेल से तो कर रहा है। अभी हमने देखा यूनिसेल्युलर में कि भैया यूनिसेल्युलर की जो बॉडी है वो एक सेल की बनी है, और इसी एक सेल से ये अपने लाइफ के सारे फंक्शन कर रहा है। ऐसे ही जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने जितने भी फंक्शन कर रहे हैं वो सेल से ही तो कर रहे हैं, तो सेल को फंक्शनल यूनिट भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा सेल के बारे में समझा। अब आइए समझते हैं टिश्यू के बारे में कि टिश्यू क्या है। टिश्यू, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, उसके बाद उसी को लाइन बाय लाइन समझेंगे। देखो, अभी तक हमसे पूछा जाता था सेल क्या है तो हम कह देते थे ग्रुप, सॉरी टिश्यू क्या है तो हम ऐसे बोल देते थे
सिंपल है ना कि ग्रुप ऑफ सेल इज टिश्यू। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, देखो एनसीईआरटी कहती है अ ग्रुप ऑफ cells, a group of cells along with intercellular substances perform a specific function such an organization is called tissue। इस पे लिखने में बहुत टाइम लगता है। ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, मैं पढ़ देती हूँ। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सॉरी यहां पे होगा सिमिलर, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विथ इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस perform a specific function, such an organization is called tissue। आपको अच्छे से दिख रहा है, छोटा तो नहीं है? एक मिनट में इसको थोड़ा अच्छे से बड़ा बड़ा करके लिख देती हूँ। ठीक है, दिख रहा है तो अच्छे से। हाँ जी, तो वो छोटा छोटा लिखा गया था तो उसको मैंने मिटा के यहाँ पे टिश्यू का डेफिनेशन लिखा है। ये एनसीईआरटी में जो है वही लाइन बाय लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है, वो सेल वाला मैंने मिटा दिया, वो तो हो ही गया था। तो अभी देखिए टिश्यू का डेफिनेशन क्या है, एक बार फिर से मैं पढ़ती हूँ। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विथ इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। और इसको समझते हैं। देखिए अब तक हम क्या कहते थे, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू है, लेकिन अब आपको कहना है कि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सिमिलर सेल्स का ग्रुप है। अभी मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने ये बनाया। अभी मान लो ये क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है, सिमिलर सेल का ग्रुप है, सिमिलर सेल्स, ये क्या है, सिमिलर सेल्स का ग्रुप है। अब देखो बच्चों, इन सेल्स के बीच बीच में ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होंगे कि नहीं, होंगे ना। इन सेल्स के बीच में ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होंगे, और सेल्स के बीच में ये जो सब्सटेंस है इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस। देखो कंफ्यूज नहीं होना, एक होता है इंट्रा, सुना होगा इंट्रासेल्युलर, है ना, इंट्रासेल्युलर। तो सेल के अंदर जो भी चीजें हैं उसको बोलेंगे इंट्रासेल्युलर, और सेल के बीच में जो है वो है इंटरसेल्युलर। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉरी लाइट ही चली गई थी, कोई नहीं, अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस की, जो कि सेल के बीच में होती है। तो अभी देखो, अभी आपने कहा जो टिश्यू है वो क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है along with intercellular substances। टिश्यू की जब आप बात करते हो ना, तो टिश्यू में आपको सिर्फ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स ही नहीं लेना, इन सेल्स के बीच में जो ये इंटरसेल्युलर सब्सटेंस है उसको भी इंक्लूड करना है टिश्यू में। तो अब टिश्यू की डेफिनेशन सुनो, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances, और ये एक स्पेसिफिक फंक्शन भी परफॉर्म करने चाहिए, स्पेसिफिक
फंक्शन परफॉर्म करने चाहिए। फिर से सुनो, टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सिमिलर सेल्स का ग्रुप है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस के साथ एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसी ग्रुप को हम क्या कह देंगे? इसी ग्रुप को हम कह देंगे टिश्यू। इसी को हम कह देंगे टिश्यू। तो फिर से देखिए टिश्यू का डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances perform a specific function. Such an organization is called tissue. I think अब आपको याद हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टिश्यू का डेफिनेशन क्या है। अभी आप यहाँ पे देखो कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि टिश्यू जो है वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है। मैं नहीं बोल रही, एनसीईआरटी में लिखा है। तो ये सिमिलर का क्या मतलब है, इसको मैं थोड़ा इधर समझाती हूँ कि जो यहाँ पे लिखा है कि सिमिलर सेल्स, यहाँ पे ले लेते हैं। ये देखो यहाँ पे जो लिखा है डेफिनेशन में कि टिश्यू है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है। तो इस सिमिलर का क्या मतलब है? इसका देखो, ये तो क्लियर है कि जो टिश्यू है वो बहुत सारे सेल्स से मिलके बने है ना, लेकिन कह रहा है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। तो सिमिलर का क्या मतलब है? मतलब जो टिश्यू के सेल्स हैं वो सिमिलर होने चाहिए। किस चीज में सिमिलर होनी चाहिए? तो आइए देखते हैं। ये जो सिमिलर वर्ड है ये अपने साथ बहुत कुछ छुपा के रखा है, तो इसको थोड़ा विस्तार करके समझते हैं ये क्या छुपा रहा है। तो सिमिलर, जो टिश्यू की सेल्स हैं वो सिमिलर होने चाहिए। किस चीज में सिमिलर होने चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो वो उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होना चाहिए। टिश्यू की जो सेल्स है उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होना चाहिए। दूसरा, उनके फंक्शन भी सिमिलर होने चाहिए। और तीसरा, ऑरिजिन भी सिमिलर होने चाहिए, तभी हम उनको टिश्यू कहेंगे। तो सिमिलर सेल का क्या मतलब है कि टिश्यू के जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होना चाहिए, फंक्शन सिमिलर होना चाहिए एंड ऑरिजिन सिमिलर होना चाहिए। मतलब इस ग्रुप में, ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है, तो इस ग्रुप में जितने भी सेल्स हैं इन सेल्स का स्ट्रक्चर सिमिलर है, फंक्शन सिमिलर है एंड ऑरिजिन सिमिलर है, तभी हमने इसको टिश्यू कहा। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रुप में जितने भी सेल्स हैं इनका स्ट्रक्चर सिमिलर होना चाहिए, फंक्शन सिमिलर होना चाहिए एंड ऑरिजिन सिमिलर होना चाहिए, तभी जाके हमने इसको टिश्यू कहा। अभी फिर देखा गया कि हमारे पास कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहां पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन तो सिमिलर नहीं है, फिर भी हम उसको टिश्यू कह रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो जाता है भाई? समझिए, आपने ब्लड सुना ही होगा, ब्लड, रक्त, खून। तो ब्लड एक टिश्यू है। आगे आप पढ़ेंगे, सीखेंगे कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। अभी मैंने कहा कि ब्लड एक टिश्यू है, इसका मतलब ब्लड इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ सेल। यहाँ पे हम 3 सेल की बात करते हैं, अगर आपको याद हो तो आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल एंड सेल फ्रेगमेंट्स है एक्चुअली प्लेटलेट्स। अभी आप देखो कि इन तीनों का क्या स्ट्रक्चर सिमिलर है। आइए देखिए, आपको हो सकता है पता हो कि इन तीनों का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर नहीं है। देखो, आरबीसी का जो है, आरबीसी ये होता है बाइकॉन्केव एंड जो डब्ल्यूबीसी है ये होता है अमीबॉइडल और जो प्लेटलेट है ये होते हैं डिस्क लाइक। तो आपने देखा इन तीनों का स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है। अब स्ट्रक्चर हो गया, अभी आप देखते हैं कि क्या इनका फंक्शन इंडिविजुअल लेवल पर, क्या इनका फंक्शन सिमिलर है? तो देखिए, वो भी नहीं है, इनका फंक्शन भी सिमिलर नहीं है। आप देखो कि जो आरबीसी है इसका क्या काम है? इसका जो मेन फंक्शन है वो है गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना, और जो डब्ल्यूबीसी है उसका उसका फंक्शन है कहीं ना कहीं बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, और जो प्लेटलेट है इसका फंक्शन है कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि ये जो तीनों सेल है इनका स्ट्रक्चर तो सिमिलर नहीं ही है, साथ में इनके फंक्शन भी सिमिलर नहीं है, फिर भी हमने इसको टिश्यू कैसे कहा? क्योंकि इन तीनों का ओरिजिन सिमिलर है, सेम है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसका मॉडिफिकेशन करते हैं। अब देखो, सिमिलर सेल्स का मतलब ये हो गया
अब यहाँ पे थोड़ा हम चेंज करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन में बी डिसिमिलर। कि जो टिश्यू की जो सेल्स है उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिसिमिलर हो सकता है। ऐसे तो सिमिलर होना चाहिए लेकिन डिसिमिलर भी हो सकता है, लेकिन हमें ओरिजिन जो है वो हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, तभी हम उसको टिश्यू कहेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए कि सिमिलर सेल्स का मतलब क्या हुआ कि टिश्यू के जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन सिमिलर होना चाहिए। लेकिन ये भी हो सकता है कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें ये भी होता है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सिमिलर नहीं है, वो डिसिमिलर भी हो सकते हैं, बट ओरिजिन हमेशा सिमिलर होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, यहां तक समझ में आया? अभी देखो एक बार और से डेफिनेशन को समझ लो। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सिमिलर सेल्स का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे हमने देखा कि सिमिलर सेल्स का क्या मतलब हो गया, अलॉन्ग विथ इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस के सहित। देखो इंटरसेल्युलर सेल्स के बीच बीच में इंटरसेल्युलर सब्सटेंस भी तो होने चाहिए। अब इसका जो मेन फंक्शन है वो है कि टिश्यू की जो सेल्स हैं उनको आपस में जोड़ के रखना। टिश्यू की जो सेल्स हैं वो इंटरसेल्युलर सब्सटेंस के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, तो इसका मेन फंक्शन ये हो गया। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विथ इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, और ये एक स्पेसिफिक फंक्शन करना चाहिए, तो फिर इस ग्रुप को ही हमने क्या कहा, टिश्यू कहा। तो अब हमने टिश्यू के बारे में जो है वो डिटेल में समझ लिया है। अब मैं इसको मिटा देती हूँ। हाँ जी, तो मिटा दिया मैंने। अभी देखो हमने क्या सीखा अभी कि जो सेल है, सेल ने मिलके क्या बनाया, टिश्यू बनाया। वो मैंने मिटा दिया टिश्यू के बारे में जो भी अभी आपको समझाया था, क्योंकि वो काफी स्पेस ले रहा था। तो हमने देखा कि सेल ने मिलके टिश्यू बनाया। अब देखो आपके एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है उसका एनिमल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर है, उसके फर्स्ट पेज के सेकेंड पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में ही एनसीईआरटी क्लियरली मेंशन करती है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उनकी जो बॉडी है वो 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू की बनी है। अगर मैं उसका नाम यहाँ पे लिख दूं तो शॉर्ट में लिख देती हूँ, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू, या न्यूरल टिश्यू को ही हम नर्वस टिश्यू भी कह देते हैं। तो एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उनकी जो बॉडी है वो 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज की बनी है, यानी हमारे बॉडी में 4 बेसिक टाइप्स के टिश्यूज हैं। कौन कौन से, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। अभी देखो, अब ये जो टिश्यूज हैं 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज, एनसीईआरटी पहले तो ये लिखती है, ध्यान समझिए कि जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उनकी बॉडी जो है वो 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज की बनी है। उसके जस्ट बाद एनसीईआरटी लिखती है, ये समझाती है कि टिश्यू जो है वो ऑर्गन कैसे बनाती है। अब आप जानते हैं ये जो टिश्यू है ये क्या बनाएंगे, ये ऑर्गन बनाएंगे। तो पहले तो एनसीईआरटी लिखती है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उनकी बॉडी 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज की बनी है। उसके तुरंत बाद एनसीईआरटी लिखती है कि दीज टिश्यूज are organized in a specific proportion and pattern to form an organ। यही जो टिश्यूज है ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक, ये जब एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो यही क्या बनाते हैं, यही बना देते हैं ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब क्या हुआ, अंग। जैसे कि हमारे पास तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हार्ट है ना, स्टमक है, किडनी है, लंग्स है, कई सारे ऑर्गन्स हैं। तो एनसीईआरटी कहती है कि देखो सेल ने मिलके बनाया टिश्यू, और यही सेल ने मिलके बनाया, या मैं यूं कहूं कि सेल ने मिलके बनाया 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज, और यही टिश्यूज जब एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो यही बना देते हैं ऑर्गन, यानी कि अंग। एग्जाम्पल
हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई। अपना हार्ट एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, किडनी भी ऑर्गन है, लंग्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो फिर जो टिश्यू है उसने क्या बनाया, ऑर्गन बनाया। कब बनाया, जब यही टिश्यू, जो 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज है, जब यही एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो ये बनाते हैं ऑर्गन। तो ध्यान से यहाँ तक समझिए, सेल ने मिलकर बनाया टिश्यू, टिश्यू ने मिलकर बनाया ऑर्गन। अब ये जो ऑर्गन है ये क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। लेकिन कैसे, यही समझते हैं। पहले तो देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है इसके बारे में। तो एनसीईआरटी लिखती है कि, मैं यहाँ लिख नहीं रही, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एनसीईआरटी लिखती है, ध्यान से सुनिए, when 2 or more organs perform a common function by their physical and or chemical interaction, they together form organ system। देखिए आप इसको समझिए कि एनसीईआरटी क्या कह रही है कि जब 2 या 2 से अधिक ऑर्गन आपस में फिजिकल या केमिकल इंटरेक्शन करते हैं और एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो ये ही बनाते हैं क्या, ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये एक काल्पनिक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मान लो ये एक ऑर्गन है हमारे पास, ये भी एक ऑर्गन है, एंड ये भी एक ऑर्गन है, और ये भी एक ऑर्गन है। एक ऑर्गन, 2, 3, 4। अभी आप देखो कि ये जो एनसीईआरटी ने क्या कहा कि ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन की आवश्यकता है। तो हमने यहाँ पे 4 ऑर्गन लिख दिए। अभी देखो, अब ये जो 4 ऑर्गन है ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे। कैसे इंटरेक्ट करेंगे, तो फिजिकली या फिर केमिकली। ये यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इंटरेक्ट करा। फिजिकली या केमिकली इन्होंने इंटरेक्ट करा। अब आप देखो कि ये जो ऑर्गन्स हैं ये आपस में फिजिकली या केमिकली जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये इंटरेक्ट क्यों कर रहे हैं। अभी बिना मतलब का तो कर नहीं रहे होंगे, कोई तो इनका मकसद होगा ना इंटरेक्ट करने का। तो ये ऑर्गन्स जो है ये आपस में फिजिकली एंड केमिकली इंटरेक्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर सके। ये आपस में क्यों कर रहे हैं इंटरेक्ट, ताकि ये एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर सके। और मान लो सपोज यहाँ पे वो कॉमन फंक्शन हो सकता है कुछ भी, जैसे कि मान लो डाइजेशन, है ना। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 2 या 2 से अधिक ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करते हैं। कैसे, फिजिकली या फिर केमिकली। और क्यों इंटरेक्ट करते हैं, तो ताकि वो एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर सके। तो फिर इसी को हम क्या कह देंगे, ऑर्गन सिस्टम कह देंगे। तो ये तो एक काल्पनिक एग्जाम्पल था। अभी आप इसको एक वास्तविक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा लीवर के बारे में, है ना, यकृत। तो लीवर एक ऑर्गन है, और लीवर से एसोसिएटेड एक और ऑर्गन का आपने नाम सुना होगा, उस गॉल ब्लैडर का। तो गॉल ब्लैडर भी एक ऑर्गन है। और आपने एक और ऑर्गन का नाम सुना होगा, पैनक्रियाज। तो ये भी एक ऑर्गन है। ये तीनों ऑर्गन अपना जो छोटी आंत है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे इंटरेक्ट करते हैं फिजिकली विद द हेल्प ऑफ डक्ट। डक्ट की हेल्प से ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ये तीनों ऑर्गन फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि देखो, आपको अगर थोड़ा इस चैप्टर को पढ़ा हो, डाइजेशन वाले चैप्टर को, तो आपको पता, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब तो वो पढ़ना ही नहीं है, वो तो मतलब हट ही गया वो चैप्टर। तो आपने सुना होगा कि हिपैटिक डक्ट होती है ना, सिस्टिक डक्ट होती है, बाइल डक्ट होती है, पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट होती है। तो आपने देखा कि ये सारे ऑर्गन्स एक नए ऑर्गन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं फिजिकली डक्ट के हेल्प से, और ये केमिकली भी तो इंटरेक्ट कर रहे हैं ना। अभी देखो, जो लीवर एंड गॉल ब्लैडर है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से केमिकली इंटरेक्ट करते हैं बाइल जूस की हेल्प से, और जो पैनक्रियाज है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से केमिकली इंटरेक्ट करता है पैनक्रिएटिक जूस की हेल्प से। तो अभी आपने देखा कि ये ऑर्गन जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप देखो, मान लो कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ध्यान से समझिए, सपोज कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब लीवर एंड गॉल ब्लैडर इससे केमिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं बाइल जूस की हेल्प से, और पैनक्रियाज पैनक्रिएटिक जूस की हेल्प से।
अभी आप देखो कि यहाँ से जो बाइल जूस आ रहा है या फिर पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो क्यों जा रहा है? अब ऐसा तो है नहीं कि वो यहाँ पे रील्स बनाने आ रहा है, ऐसा नहीं है। वो अगर आ रहा है बाइल जूस या पैनक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? ताकि ये डाइजेशन करवा सके। क्या करवा सके? डाइजेशन करवा सके। तो आपने देखा इन्होंने इंटरेक्ट करा फिजिकली एंड केमिकली। क्यों? ताकि ये कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर सके, और वो कॉमन फंक्शन यहाँ पे क्या है? डाइजेशन है। तो हमने क्या सीखा कि जो सेल है, सेल मिलकर बनाती है टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। अभी आप बताओ क्या हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है? कोई एक एग्जांपल, एक की क्या बात करें? हमारे पास तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कई सारे ऑर्गन सिस्टम है। अभी आप एक बात बताओ, आपके लिए ये क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसके बगैर हम जीवित रह सकते हैं, मतलब वो जिंदा होने के लिए जरूरी नहीं है। ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ, इधर समझाऊं, मिटाती हूँ कुछ। इसको मिटा देती हूँ। ये तो अभी आपने समझ ही लिया, अभी इसको मिटा ही देती हूँ। अब देखो यहाँ पे कि जैसे कि आप एक, मैं यहाँ पे इससे पहले ये समझ लो कि सेल ने मिलकर बनाया टिश्यू, एंड टिश्यू ने मिलकर बनाया ऑर्गन, एंड ऑर्गन ने मिलकर बनाया ऑर्गन सिस्टम। और यही ऑर्गन सिस्टम, जब सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होके क्या बना देते हैं? एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो इसको आप ऐसे समझ लो फिर से, टिश्यू ने मिलकर, सेल ने मिलकर बनाया टिश्यू, टिश्यू ने मिलकर बनाया ऑर्गन, ऑर्गन ने मिलकर बनाया ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम ने, जब सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं? एक ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं। अब एक चीज और मुझे यहाँ पे आपको समझाना है, ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड है। देखिए, कोई भी एक ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम, डीएस शॉर्ट में लिख देती हूँ। अभी आपको पता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका क्या है फंक्शन? तो विच ब्रेक्स डाउन एंड एब्जॉर्ब्स फूड, है ना। एंड इट्स ऑर्गन्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या आ जाएंगे? माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, फेरिंग्स, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, liver, gallbladder and pancreas। ठीक है, ये सभी डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। अभी यहाँ पे देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि एक ऑर्गन एक से ज्यादा ऑर्गन सिस्टम का पार्ट हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे पैनक्रियाज की बात कर सकते हैं। देखो, पैनक्रियाज आपको पता है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है, और साथ ही ये एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है। तो क्या होता है ना कि हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये हो सकता है कि एक ऑर्गन एक से ज्यादा सिस्टम का पार्ट हो जाए, जैसे कि पैनक्रियाज भी डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है एंड एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है। तो ये हमने समझा, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, और जो सेल्स है वो मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू, 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज बनाते हैं। और यही टिश्यूज जब एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न में ऑर्गेनाइज होते हैं तो ये बनाते हैं क्या? ऑर्गन। और जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स आपस में फिजिकली एंड केमिकली इंटरेक्ट करते हैं एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो यही बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना देते हैं? ऑर्गेनिज्म को। तो यहाँ तक आपने समझा, मैं इसको मिटाने वाली हूँ ताकि मैं और आगे कुछ समझा पाऊं। हाँ जी, आइए तो समझते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ लिखा है, देखिए फिर से समझिए कि सेल ने मिलके क्या बनाया? टिश्यू, 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज, आपको याद है। और यही टिश्यूज ने मिलके क्या बनाया? ऑर्गन, एंड ऑर्गन्स ने मिलके क्या बनाया? ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम ने मिलके क्या बनाया? ऑर्गेनिज्म। अब इसको थोड़ा उल्टा करके समझो।
क्योंकि ना उल्टा करके ऐसे वो इंग्लिश में बोलते हैं ना रिवर्स, क्योंकि लोगों को उल्टी बात ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो आइए इसको थोड़ा रिवर्स में समझते हैं कि जैसे कि मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, ठीक है, मेरी बॉडी बनी है ऑर्गन सिस्टम से, ठीक है, और ये ऑर्गन सिस्टम बने हैं ऑर्गन से, और ये ऑर्गन बने हैं टिश्यू से, और ये टिश्यू बने हैं सेल से। समझा आपने? अब इधर से फिर से समझिए, सेल ने मिलकर बनाया टिश्यू, टिश्यू ने मिलकर बनाया ऑर्गन, ऑर्गन ने मिलकर बनाया ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर बनाया ऑर्गेनिज्म। और एक ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है कि नहीं? अब बताओ, जैसे कि मैं अपनी ही बात करूं, मैं अभी जीवित हूँ, ठीक ठाक काम कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये जो मैं ठीक ठाक काम कर रही हूँ, जीवित हूँ, ये कैसे हो पा रहा है? ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि मेरे बॉडी में ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे ऑर्गन सिस्टम है या ऑर्गन है या टिश्यू है या सेल है, इन्होंने अपने अपने काम बांट रखे हैं। और काम के बांटने को ही हम क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। ये डिवीजन ऑफ लेबर सुन के बच्चा घबरा जाते हैं, सोचते कुछ बड़ा सा बात होगा, तो नहीं। अंग्रेजी में जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना, इसका मतलब होता है हिंदी में श्रम का विभाजन, काम का बंटवारा, काम का बंटवारा, डिवीजन ऑफ लेबर। अब आप देखो ना, अपने सोसाइटी में भी तो डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है ना, कि जैसे कि मान लीजिए आपको चोट लग गई, गिर गए, है ना, आप बीमार पड़ गए, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर दो, मैं बीमार हूँ। अभी मान लो आपको किसी ने मारा, पीटा, आपके साथ कुछ गलत हुआ, तो आप जाते हो रपट लिखवाने पुलिस के पास, है ना, थाना जाते हो, वहां पे आप अपना कंप्लेन दर्ज करवाते हो। मान लो आपको कपड़े सिलवाने हैं, तो आप कहाँ जाते हैं? दर्जी के पास जाते हैं, है ना। मान लो आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है, तो आप टीचर के पास जाते हैं। तो आपने देखा ना कि हमारे सोसाइटी में भी तो डिवीजन ऑफ लेबर है, काम का बंटवारा है, श्रम का विभाजन है, कि ये जो है डॉक्टर है वो इलाज करेंगे, है ना, जो दर्जी है वो कपड़े सिलेंगे, तो ऐसे करके काम का बंटवारा तो है ना। और शायद यही वजह है, शायद नहीं, यही वजह है कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अगर सोचो ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? मतलब पता चलता कोई भी इलाज कर रहा है, कोई भी थाना में बैठा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, मतलब कितनी भयानक स्थिति पैदा हो जाती है, ये आप सोच भी नहीं सकते, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और मत ही कीजिए, आप करना है तो बाद में कीजिएगा, अभी मत कीजिए, अभी पढ़ते हैं। तो वैसे ही हमारे बॉडी में भी इन स्ट्रक्चर्स ने अपने अपने काम को बांट रखा है, इनमें मिलता है डिवीजन ऑफ लेबर देखने को। जैसे कि अगर मैं एक एक लेवल पे आपको समझाती हूँ, जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल की, सेलुलर लेवल की। तो आपको मैं एक बड़ा ही सुप्रसिद्ध फेवरेट फेमस सेल का एग्जांपल देती हूँ, आरबीसी। देखिए हमारी जो बॉडी है ना बच्चों, समझिए, ध्यान से समझिए, वो सेल से बनी है ना। और हमारी बॉडी में भी जितने भी सेल्स है ना, उन्होंने भी अपने अपने काम बांट रखे हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, तो एक बोला ना अभी एक सुप्रसिद्ध फेमस सेल का, तो आरबीसी का। तो आरबीसी का क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है मेनली गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना। और एक और सेल का एग्जांपल ले लेती हूँ, ये भी बहुत ही फेमस है, आपने नाम भी सुना होगा, आप जानते भी होंगे इसके बारे में, WBC। इनका क्या काम है भाई? इनका काम है कि बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, है ना। अगर मैं सेल की नहीं बच्चों, कोई अगर मैं यहाँ पे सेल की नहीं, सेल फ्रेगमेंट्स की बात करूं, प्लेटलेट की, तो प्लेटलेट्स जो है इनको भी अपना काम पता है कि भाई मुझे कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करनी है। तो आपने देखा ना कि जितने भी सेल्स हैं, इन्होंने अपने अपने काम बांट रखे हैं। अभी आप एक स्टेप आगे बढ़ो और टिश्यू पे आ जाओ। तो हमने अभी आपको मैंने बताया ना कि हमारी बॉडी में 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर एंड नर्वस। इन चारों टिश्यूज में भी देखने को मिलता है डिवीजन ऑफ लेबर। लेकिन इसको हम इस चैप्टर में तो टिश्यू ही पढ़ने वाले हैं, तो इसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा मैं होल्ड करती हूँ, इसको तो समझना ही है। अब आ जाते हैं एक स्टेप उछल के ऑर्गन पे। तो देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। इन ऑर्गन्स ने भी अपने अपने काम बांट रखे हैं, मतलब इनमें भी देखने को मिलता है डिवीजन ऑफ लेबर। एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूं स्टमक का, अपना जो स्टमक है अमाशय, उसको पता है कि भाई मुझे ना फूड का डाइजेशन करना है। वैसे ही
अपना जो हार्ट है वो भी एक ऑर्गन है ना, हार्ट एक ऑर्गन है, हृदय, तो उसको भी पता है कि उसको बीट करना है ताकि वो ब्लड की पंपिंग कर सके। तो आपने देखा कि हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन्होंने भी अपने अपने काम बांट रखे हैं, मतलब उनमें भी देखने को मिलता है डिवीजन ऑफ लेबर। अब आ जाओ ऑर्गन सिस्टम पे, कि हमारी बॉडी में तो ऑर्गन सिस्टम है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है ना। तो इन ऑर्गन सिस्टम ने भी अपने अपने काम बांट रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम को पता है कि भाई मुझे फूड का डाइजेशन करना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पता है कि मुझे कहीं ना कहीं जनरेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प करना है, ऐसे ही सारे सिस्टम को पता है कि उन्हें क्या करना है, ठीक है। तो इन सारे स्ट्रक्चर ने अपने अपने काम बांट रखे हैं और इसी वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सरवाइव कर पा रहा है, ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा, डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में समझा। अभी आपने देखा कि हमारे बॉडी में भी जितने भी स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, इन सभी ने अपने अपने काम को बांट रखा है और इसीलिए इसी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है एक वो सरवाइव कर पा रहा है। ये क्यों सरवाइव कर पा रहा है, क्योंकि इसके बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर है उन्होंने अपने अपने काम बांट रखे हैं, है ना। इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, कि इन लोगों ने अपने अपने काम बांट रखे, उसी को हमने क्या कह दिया, डिवीजन ऑफ लेबर, सिंपल। अब आओ अब कुछ और समझते हैं, तो इसको मैं मिटा देती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो आइए अब हम लोग कुछ इधर उधर की बात याद करते हैं, है ना। मतलब इधर उधर की नहीं, इसी चैप्टर से रिलेटेड। अच्छा मुझे अब एक बात ये बताओ, इतना पढ़ाने के बाद जो टिश्यू टर्म का इस्तेमाल है ये आप किसके लिए करेंगे, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर के लिए? तो ऑफ कोर्स मल्टी सेलुलर के लिए करेंगे। अब पता है यहाँ पे आके भी कुछ बच्चा कहता है कि यूनिसेलुलर में भी करेंगे, कैसे करेंगे? अभी आप ही बताओ। टिश्यू इज ए सेल और ग्रुप ऑफ सेल, तो ग्रुप ऑफ सेल अभी तो हमने समझा डिटेल में, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। तो ये यूनिसेलुलर कैसे बनाएगा टिश्यू? इसकी पूरी बॉडी में तो एक ही सेल है, अभी एक सेल से कैसे टिश्यू बनेगा आप बताओ। अभी आपने कहा कि जो टिश्यू है वो है ग्रुप ऑफ सेल, तो बहुत सारे सेल चाहिए ना भाई टिश्यू बनाने के लिए, और इनकी तो बॉडी ही एक सेल की बनी है, इनकी पूरी बॉडी में एक ही सेल है, यही इनका बॉडी है, तो ये कैसे बनेगा? मतलब टिश्यू बनाना क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की औकात की बात है? आप बताओ। मैं इनका मजाक नहीं बना रही, लेकिन हाँ ये भी सच है कि ये टिश्यू कभी नहीं बना सकते, कभी भी नहीं बना सकते, क्योंकि टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है। यहाँ पे टिश्यू बनाने के लिए हमें बहुत सारे सेल्स चाहिए और जो कि इनके पास नहीं है। तो अगर यहाँ इतना समझाने के बाद भी आप में से कोई बच्चा ये कहता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टिश्यू बनाएंगे, तो कसम से एकदम एकदम आप बकलोल वाला बात कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। ये टिश्यू नहीं बना सकते। टिश्यू जब भी बनेगी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही बनेंगे टिश्यू, ठीक है। आओ अब इधर उधर की बात थोड़ा करते हैं। देखिए ये आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, है ना। मैं लिख देती हूँ बर्ड, एनिमल। इसमें समझाने वाली ऐसी कोई बात भी नहीं है ना, तो आप मेरे साथ लिख लो। वर्ड एनिमल टिश्यू कॉइन्ड बाय बीचेट। बहुत लोग इसको बाइचेट भी बोलते हैं, बहुत लोग बाइकॉट भी बोलते हैं। आप इंसान का नाम है, आप कुछ भी बोलो, बीचेट, है ना। अब दूसरा आपको ये याद रखना है वर्ड प्लांट टिश्यू कॉइन्ड बाय क्रियो। इसको मैं आपको पढ़ाऊंगी इनके बारे में, उसमें भी प्लांट एनाटॉमी में भी, तो आपको ये भी याद रखना है। अच्छा स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं? टिश्यूलॉजी बोलो। स्टडी ऑफ टिश्यू को टिश्यूलॉजी नहीं हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टो का ही मतलब ही होता है टिश्यू, एंड लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। तो हिस्टोलॉजी का मतलब क्या हो गया? हिस्टोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ टिश्यू। अब ये जो टर्म हिस्टोलॉजी है
ये एक किन्होंने दिया था, मेयर ने। ये भी याद ही करना है, इसमें समझना क्या है, याद ही करना है, इन्होंने दिया था। अब ये फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी वही है जिन्होंने वर्ड एनिमल टिश्यू दिया था, बीचट। यही है फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। अब एक चीज और, डिटेल्ड स्टडी ऑफ टिश्यू। जब हम टिश्यू की डिटेल्ड स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। और इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है, फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, मार्सेलो मालपिघी। मार्सेलो मालपिघी, ये है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के फाउंडर, फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो ये कुछ बातें थी जो आपको याद करने हैं, तो आप याद कर लीजिएगा। तो आज के इस लेक्चर में यहीं तक। आज हमने एक इंट्रोडक्टिव पार्ट बहुत ही डिटेल में पढ़ा, बहुत ही अच्छे से समझा। ये एक्चुअली बेस है, ये अगर आपको समझ में आया तो ही आगे समझ में आएगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको समझ में आया तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है कीजिए, हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। और ऐसे ही हम आपको समझा के पढ़ाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और इस पूरे लेक्चर में मैंने आपसे एक सवाल मात्र पूछा है जो आपको बताना है, और वो सवाल ये है कि कौन सा सिस्टम है हमारे बॉडी में जिसके बगैर हम जीवित रह सकते हैं, जिंदा रहने के लिए वो नहीं चाहिए। तो इसका जवाब आपको कमेंट में लिख के बताना है। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और अपना प्यार देते रहें और हमसे पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।